जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्त, चलते हैं। और आज हमारा मैथ का नया चैप्टर चालू होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, दो चर वाले समीकरण। हमने निर्देशांक ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ा, समझा, एक एक क्वेश्चन लगाया और आशा करता हूं कि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप सभी प्रश्न को लगा पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, नया चैप्टर शुरू होने से पहले एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्त, आज हम शुरू करने वाले हैं दो चर वाले समीकरण। समझेंगे दोस्त, और शुरुआत होगा मैथ का आज का ये आपका नया चैप्टर। इसी तरह हम बाकी सब चैप्टर चलेंगे और समाप्त करते चलेंगे। चलिए दोस्त, आइए देखते हैं। समझेंगे दोस्त, पहले आप जो भी शब्द हम समझा रहे हैं, जो भी बातें समझा रहे हैं, उन बातों को पहले ध्यान से एक बार सुनिए। उसके बाद बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। बस एक बात है, बस ध्यान से मेरे बातों को सुन लिए। चाहे मैथ हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो दोस्त, जब कोई भी टीचर हो पढ़ा रहा है तो उसके बातों को पहले ध्यान से समझिए। अगर वो लिखा रहा है, लिखिए बखूबी अच्छे तरीके से, और आपके सामने जो भी प्रश्न आएंगे वो आसानी से आप कर ले जाएंगे। चलिए आइए दोस्त, चलते हैं, पहले समझेंगे। देखिए दोस्त, समीकरण, बहुपद, चर, एक चर, दो चर, और आपको इसमें पढ़ना है दो चर वाले समीकरण। सबसे पहले हम आपको शुरुआत से लेकर चलते हैं। पहले आता है बहुपद। क्या आता है दोस्त? समझेंगे। पहले आता है बहुपद। बहुपद उसके बाद हम आपको बताएंगे एक, दो चर वाले बहुपद। हालांकि ये सब हम पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करा दें। उसके बाद आता है समीकरण। क्या आता है दोस्त? उसके बाद आपका आता है समीकरण। समीकरण और उसके बाद ये आपका हो जाएगा एक या दो चर वाले। लिखेंगे नहीं दोस्त, समझेंगे, सिर्फ चर वाले समीकरण। समझिएगा दोस्त। पहले हम बहुपद को समझते हैं। देखिए दोस्त, बहुपद वो होता है, बहुपद किसे कहते हैं? कोई भी बीजीय व्यंजक जब प्लस और माइनस चिन्ह के साथ जुड़े होते हैं तो उसे हम बहुपद का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्त? बहुपद। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? आपको हमने पहले बता कर रखा अच्छे तरीके से। बीजीय व्यंजक उसे कहते हैं दोस्त जब चर संख्या और अचर संख्या, जब दोनों का गुणा किया गया हो, उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। और यही बीजीय व्यंजक प्लस चिन्ह के साथ या माइनस चिन्ह के साथ जब लिखे गए होते हैं तो वो बनता है बहुपद का निर्माण। इसका एग्जाम्पल देखेंगे दोस्त, तो ये आपका एग्जाम्पल, जिससे देखिए ये 4x एक बीजीय व्यंजक हो गया। इसका चर और अचर दोनों आपस में गुणे हैं। अगर इसी को हम 4y लिख देंगे प्लस 3z लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? यह एक बहुपद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बीजीय व्यंजक है वो हमारे प्लस चिन्ह के साथ या फिर माइनस बीच में भी आ सकता है, माइनस चिन्ह के साथ क्या हुए? जुड़े हुए हैं। अब इसको पूरी संज्ञा क्या दे देंगे? इस पूरे जो दिख रहे हैं इनको पूरा नाम दे देंगे बहुपद। समझ में आया होगा दोस्त? अब समझिएगा, एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद। चर संख्या उससे कहते हैं दोस्त जो फिक्स नहीं हो, जैसे इसमें x हो गया, y हो गया और ये z हो गया। ये क्या है? चर संख्याएं हैं। और 4, 4, 3 जो आप देख रहे हैं ये क्या है? अचर संख्याएं हैं। अब उसमें अगर आपके किसी भी प्रश्न में या कोई भी चीज़, कोई भी फॉर्म बहुपद का लिखा गया हो, अगर उसमें सिर्फ x है या सिर्फ y है या फिर ABCD के अक्षर कोई भी एक है, सिर्फ एक ही, या फिर जेड है तो जेड ही सिर्फ है, तो उसको हम एक चर वाले कहेंगे। अगर उसी प्रश्न में एक्स और वाई ये दो चीज़ें देखने को मिल जाए, या फिर ए बी मिल जाए, या फिर कोई भी ABCD का अक्षर जो लगे कि हाँ वो चर में आता है, उसमें दो अक्षर आपको देखने को मिल जाए, एक्स वाई मिल जाए या जेड वाई मिल जाए या जेड एक्स मिल जाए, ये सभी दो चर यानी कि दो संख्याएं चर में मिल जाए तो उसे हम नाम देंगे दो चर वाले बहुपद। क्या नाम देंगे? दो चर वाले बहुपद। अब समझिएगा दोस्त,
समीकरण, जब इन्हीं बहुपद को, जब ये जो बीजीय व्यंजक आप आपस में जोड़ कर लिखे हैं दोस्त, इसी को बस आप इक्वल टू जीरो कर देंगे। किसके इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ये आपका समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? समीकरण। यानी कि जब कभी भी कोई पूछे कि समीकरण बहुपद में क्या अंतर होता है, तो बस इतना ही अंतर होता है कि बहुपद सिर्फ बीजीय व्यंजक को प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखा गया होता है, और समीकरण बीजीय व्यंजक को प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखने के साथ उसको बराबर जीरो के कर देते हैं, वो समीकरण बन जाता है। ये आपका समीकरण हुआ। ये सब बता चुके हैं दोस्त, एक बार सिर्फ रिवीजन के लिए आपको बता दे रहे हैं। इसमें भी दोस्त एक चर वाले समीकरण लिखने का कोशिश करेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही चर, यानी कि सिर्फ एक्स रहेगा तो एक्स ही दिखाई देगा और उसके बराबर जीरो हो जाएगा। अगर वाई रहेगा तो सिर्फ वाई ही दिखाई देगा, उसके बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसे हम एक चर वाले कहेंगे। और वहीं पर जो आपको अभी पढ़ना है दोस्त, दो चर वाले समीकरण, मतलब दो चर होंगे। देखिएगा 4x प्लस 5y बराबर जीरो, ये क्या हो गया? दो चर वाले समीकरण। कैसे? आइए देखिए, एक चर दो चर, दो चर वाले क्या हो गए? समीकरण। समीकरण कैसे हुए? क्योंकि इसको हम किसके बराबर कर दिए? जीरो के। यही है दोस्त, इसी के बारे में हम आपको आज अच्छे से आगे तक आपको लेकर चलने वाले हैं, दो चर वाले समीकरण को। आशा करता हूं दोस्त आपको बहुपद समीकरण, एक चर बहुपद, दो चर बहुपद, एक चर समीकरण, दो चर समीकरण समझ में आया होगा। ये आपकी थोड़ी सी जानकारी हुई दोस्त। आइए चलते हैं अब समझते हैं। देखिएगा दोस्त, रैखिक समीकरण समझते हैं। ये आपकी थोड़ी सी भूमिका होगी इसके बारे में कि समीकरण क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, एक चर वाले क्या होते हैं, दो चर वाले। अब देखिएगा रैखिक समीकरण क्या होता है। आपने रैखिक बहुपद पढ़ा होगा दोस्त, जब आप बहुपद चैप्टर पढ़ रहे होंगे उस समय हमने आपको रैखिक बहुपद, द्विघात वाला बहुपद, त्रिघात वाला बहुपद, ये सब आपको हम पढ़ाए होंगे। तो बस कुछ नहीं होता है दोस्त, जब आप वहाँ पर अच्छे तरीके से समझे हैं तो ये उसी से संबंधित है। रैखिक समीकरण का मतलब कोई भी चर होगा, जो भी चर होगा दोस्त, कोई भी समीकरण पहले होगा, उसका जो मैक्सिमम पावर जो होगा चर का वो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि देखिएगा 4x प्लस हम लिख देते हैं इसको 5z बराबर 0। समझिएगा, अब इसका आप मैक्सिमम जो चर है, कोई भी x चर हो या z चर हो, किसी भी चर का आप देखना चाहते हैं दोस्त, किसी भी चर का इसमें, तो आप इसका पावर, मैक्सिमम पावर देखिए, मैक्सिमम पावर, एक सेकंड दोस्त, बस एक सेकंड में आ रहे हैं। समझेंगे दोस्त? देखिएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी आपको समीकरण मिले उसका कोई भी जो चर है उसका मैक्सिमम जो सबसे अधिक पावर है वो 1 होना चाहिए, तभी उसको संज्ञा देंगे किसका? रैखिक समीकरण का। अगर 2 उसका मैक्सिमम हो जाएगा, अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 2 लिखा मिल जाए, तो यहाँ पर 1 तो है, यहाँ पर 1 तो है, लेकिन हमको किसी भी समीकरण का सबसे जो ज़्यादा पावर वाला है वो देखना है, और सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 2 है। तो इस समीकरण का नाम क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। अगर आपको कोई समीकरण दिया गया है दोस्त, अगर उसका सबसे जो चर है, सबसे मैक्सिमम पावर अगर 1 है, तो उसको नाम दे देंगे रैखिक समीकरण। क्या नाम दे देंगे दोस्त? रैखिक समीकरण। अब देखिएगा, ये 4x प्लस 5 बराबर 0, ये एक चर वाला समीकरण है, एक चर रैखिक समीकरण है। कैसा है दोस्त? एक चर भी है और ये रैखिक समीकरण है। अगर आप यहीं पर 4x प्लस 5y बराबर 0 लिखते हैं तो यह 2 चर रैखिक समीकरण है। 2 चर हैं लेकिन कैसे हैं? रैखिक समीकरण है। अगर आप इसी को 4x स्क्वायर प्लस 5y बराबर 0 लिखते हैं तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। लेकिन कितने चर वाले? 2 चर वाले। आप समझ गए होंगे दोस्त, आशा करता हूं कि आप रैखिक समीकरण समझ गए होंगे। रैखिक समीकरण क्या होते हैं और उनके पावर कैसे हम चेक करते हैं, ये आप समझ गए। आइए चलते हैं, समझते हैं, समझेंगे दोस्त। जब कभी भी समीकरण को हल करना हो तो कुछ 2 नियम है दोस्त, समझिएगा। सिंपल है, आप जानते होंगे, समझ में आएगा आपको, कोई
समस्या नहीं, आप पहले से भी ये जानते होंगे। समझिएगा क्या कह रहा है, एक समीकरण को हल करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेंगे और इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आइए समझते हैं कैसे नहीं प्रभाव पड़ता है, समझेंगे। पहले लिखेंगे हम एक समीकरण 5x प्लस लिखेंगे, आप इधर लिखेंगे दोस्त, मान लेते हैं 10 लिख देते हैं, बराबर 0 लिख लेते हैं। समझेंगे क्या कह रहा है, पहला फॉलो करके देखते हैं क्या फॉलो होता है। देखिए कह रहा है कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ी या घटाई जाती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझिए, अगर हम इस साइड भी 5 जोड़ते हैं और इस साइड भी 5 जोड़ते हैं या 5 घटाते हैं तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा दोस्त? कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इधर आप 5 जोड़ रहे हैं तो इधर भी तो आप 5 जोड़ दो रहे हैं। अगर यही 5 अब इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस होगा, क्या हो जाएगा, कट कर 0 हो जाएगा। यानी कि आपका कोई भी समीकरण है दोस्त, आपका कोई भी समीकरण है, अगर उसमें आप बराबर के लेफ्ट साइड या राइट साइड आप समान संख्याएं जोड़ रहे हैं या फिर समान संख्याएं घटा रहे हैं तो उस समीकरण में कोई असर होने वाला नहीं है। आइए अब दूसरी बात को समझिए। दूसरा बात क्या कह रहा है, समझिएगा दोस्त। दूसरा कह रहा है कि दोस्त शून्येतर संख्याएं मतलब वैसी संख्याएं जो शून्य के अलावा हों, मतलब शून्य के अलावा मतलब शून्य न हो, 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2 हो, कोई भी संख्याएं हो सकती हैं परंतु शून्य नहीं होनी चाहिए। शून्येतर संख्याओं का बात कर रहा है। अगर उन संख्याओं को आप समीकरण के दोनों तरफ गुणा करें या भाग करें तो भी समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए समझिएगा। अब जैसे यही है 5x प्लस 10 बराबर 0 है। समझेंगे दोस्त। अगर हम इधर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इधर भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अब इसको आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10x प्लस 20 बराबर 0। आप कहेंगे सर ये तो 5x प्लस 10 बराबर 0 है, ये तो बदल गया संख्या। आइए दोस्त देखेंगे, नहीं बदलेगा। कैसे? अब यहाँ से क्या निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 10 हो जाएगा। और जो इधर 2 कॉमन आया है अब इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब किसी भी शून्य संख्या से गुणा करें भाग करें वो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। आइए देखिए आपको क्या ये वही संख्या मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। यानी कि अगर आप कोई भी समीकरण है दोस्त, अगर उसमें आप कोई भी संख्याएं समान संख्याएं दोनों तरफ जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो नहीं समीकरण चेंज होगा, जो समीकरण है आपके पास वही रहेगा। दूसरा कंडीशन दोस्त, अगर सेम नंबर से परंतु शून्येतर संख्या होनी चाहिए, मतलब शून्य नहीं होनी चाहिए। अगर उस संख्या से गुणा कर रहे हैं दोनों तरफ या भाग कर रहे हैं तो वही आपको समीकरण प्राप्त होगा। ये बेसिक रूल है एक समीकरण का। जब आगे चलेंगे 10 में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी क्वेश्चन आप लगाएंगे तो ये आपको बेसिक रूल हमेशा मिलेगा कि मतलब हम दोनों तरफ संख्याएँ समान जोड़ रहे हैं तो हमारे समीकरण में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, या फिर घटा रहे हैं तो भी नहीं, या फिर गुणा कर रहे हैं तो भी नहीं, या भाग कर रहे हैं तो भी नहीं। ये समान नियम है दोस्त। आइए चलिए समझते हैं दोस्त। देखिएगा, हमने आपको पहले भी बहुपद के कुछ फॉर्म, जनरल फॉर्म पढ़ाए होंगे, बताए होंगे कि एक घात रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सभी चीज़ों का जनरल फॉर्म क्या होता है हमने आपको लिखवाया भी होगा। उसी प्रकार रैखिक समीकरण का एक जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म का मतलब सभी जगह हैं आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर आपको रैखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन आपको कहीं भी दिखेगा तो आपको इसी फॉर्म में दिखेगा। कौन से फॉर्म में? ax प्लस by प्लस cz बराबर 0, आपको इसी फॉर्म में दिखेगा दोस्त। इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं मिलेगा आपको। रैखिक समीकरण, जब कभी भी आप किसी समीकरण को देखकर अगर आप उससे कहना चाहते हैं कि रैखिक समीकरण है तो आपको ये फॉर्म नज़र आना चाहिए। ये फॉर्म नज़र आ गया, वो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। अब देखिए इसमें कंडीशन दिया है, क्या दिया है, जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब वे सभी संख्या जो नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती हैं या फिर -∞ से +∞ के बीच में जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं।
यानी कि ए बी सी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है, और ए और बी दोनों शून्य नहीं है, दो चर वाले समीकरण कहलाए जाएंगे। समझिएगा, कह रहा है कि ए और बी दोनों शून्य नहीं होनी चाहिए। अगर शून्य हो जाएगा दोस्त तो बचेगा क्या, समझिएगा। अगर ए शून्य हो जाएगा और बी भी शून्य हो जाएगा तो ये एक्स के साथ गुणा होकर क्या हो जाएगा, शून्य। ये भी अगर बी जीरो हो जाएगा तो गुणा होकर क्या हो जाएगा, शून्य। बचेगा क्या, सी। सी कैसी संख्या है, ये जनरल फॉर्म दिया है दोस्त। सी एक यहाँ पर चर नंबर होगा, अचर नंबर होगा, मतलब यहाँ पर कोई 4 5, सी की जगह पर 4 5 ये सब संख्याएं आपको लिखी गई होंगी। जब आपको एक अचर नंबर मिल जा रहा है तो कोई आपको चर संख्या नज़र आ ही नहीं रहा है दोस्त, तो उसको हम कैसे कह देंगे कि वह दो चर वाले समीकरण है, नहीं कह पाएंगे। समझिएगा, अगर आप यहीं पर ए एक्स लिख रहे हैं और बी जीरो हो जाता है और वाई लिख देते हैं प्लस सी, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा दोस्त, समझिएगा। ये आप जैसे ये लिखे हैं बी जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, और ए एक्स वाई है प्लस और सी है बराबर जीरो है। ये ए एक्स है और ये तो जीरो हो गया और ये बचा सी। तो इसमें आपको कितने चर दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक ही चर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसा समीकरण हो जाएगा, एक चर वाला समीकरण हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रश्न में कह रहा है दोस्त, आपको किसी प्रश्न में कह दिया जैसे कि आपको दे देगा ही 5x प्लस 5, या फिर आपको 5x बराबर 5 दे देगा और कह देगा कि ये जो समीकरण है इसको आप दो चर वाले समीकरण में बदलें। किसमें, दो चर वाले समीकरण में। और आप जानते हैं दोस्त पहले कि आपका हमारा ax होता है प्लस by होता है प्लस c होता है, ये दो चर समीकरण के जनरल फॉर्म है। आपको इसको कह दे रहा है कि नहीं आपको लिखना ही है, तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में जाएंगे, देखेंगे तो लिखेंगे 5x जो हमारा पहले से है। अब देखिए by, y का फॉर्म यानी दूसरा जो चर है वो तो इसमें कहीं मौजूद है, नहीं है। मौजूद कहाँ है दोस्त, आप देखेंगे इसमें कि ये सिर्फ 5x है और इधर 5 है सिर्फ, यानी 5 c के साथ हो जाएगा और ax आपका 5x के साथ हो जाएगा। लेकिन अभी by तो चाहिए, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 0.y और ये जो 5 है इधर आ जाएगा माइनस। अब देखिएगा कंपैरिजन कीजिएगा, 5x ax है, by प्लस 0y लिए हैं और ये c -5 हो जाएगा। 0y क्यों लिए, अब इसने बोल दिया ज़बरदस्ती दोस्त कि नहीं हमको द्विघात ये दो चर वाले समीकरण आपको लिखना ही है। दिया है एक चर वाला लेकिन कह रहा है कि नहीं हमको दो चर वाले समीकरण आपको लिखना ही है, चाहे जैसे लिखें। तो आप इस तरह बनाएंगे, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन दोस्त तो वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी आपने समझा क्या, किसी भी दो चर वाले समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होता है ए बी सी क्या है, एक वास्तविक संख्या। ए बी जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर जीरो हो जाएंगी तो इनके चर संख्याएं हट जाएंगे तो उनका नामकरण अलग हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे, समझेंगे दोस्त। पहला उदाहरण देखेंगे, कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में निम्नलिखित और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। अब देखिए पहला ही लेते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4.37 बराबर 0 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। क्यों, क्योंकि इधर जब ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा, अब आपको ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म। क्या है दोस्त, ये आपका जनरल फॉर्म है, यानी समान रूप है किसका, द्विघात दो चर वाले समीकरण का। अब इसमें क्या कह रहा है, y का मान। अब कंपैरिजन कीजिए, a का मान पूछ रहा है, b का मान पूछ रहा है और c का मान। तो अब देखिए ये x की जगह पर x, y की जगह पर y और ये पूरा c की जगह पर है। तो a क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और c क्या हो जाएगा, -4.37। माइनस क्यों, क्योंकि आपके जनरल फॉर्म में क्या है, प्लस के साथ है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, इस वजह से आप माइनस लिखेंगे। उसी प्रकार आप सबका आसानी से ये निकल जाएंगे। अब समझिएगा दोस्त, देखिएगा अब जैसे हम चौथा बताते हैं, समझिएगा इसको। चौथा क्या है, इसको आप 2x माइनस वाई
और बराबर 0 लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर हम इसको +0 बराबर 0 लिखें तो कोई समस्या नहीं। क्यों? 0 का मतलब कुछ नहीं है, जोड़ दिए तो कोई मतलब उसमें समीकरण में चेंज होने वाला नहीं है। तो अब आइए लिखते हैं ax + by + c। हम इसको बार बार क्यों ले रहे हैं दोस्त? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि a b और c का ये मान पूछ रहा है और यह एक दो चर वाले समीकरण है। तो हमको सबसे पहले दो चर वाले समीकरण का जनरल फॉर्म लिखना ही होगा, तब पता चलेगा कि उसका a का मान क्या, b का मान क्या, c का मान क्या। अब देखिए ये x के साथ, ये y के साथ और ये पूरा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस होगा कि नहीं दोस्त? क्यों? क्योंकि उसमें -y है, एक को नहीं लिखा जाता है, एक क्या होता है, छिपा होता है। तो ये -1 हो जाएगा और c क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। इस प्रकार आप किसी भी समीकरण का उसके जो भी कंपोनेंट गुणांक होते हैं उन्हें गुणांक कहते हैं दोस्त। जब आप कोई भी चर संख्या के साथ कोई भी जो नंबर जुड़े होते हैं उनको गुणांक की संज्ञा दिया जाता है, आप बहुपद में पढ़े होंगे। तो आप इस प्रकार a b c लिख सकते हैं। आगे चलेंगे दोस्त, ये दो अपने से कर देखेंगे, आसान है दोस्त, कर ले जाएंगे। देखिएगा, निम्नलिखित में प्रत्येक को दो चर वाले समीकरण के रूप में, देखिए अब ये बोल दिया दो चर वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। दिया है एक चर, सब में देखिएगा x से सिर्फ, y है सिर्फ, x से सिर्फ और y है सिर्फ एक ही चर दिया है, लेकिन आपको किस में लिखना है, दो चर में। आइए लिखते हैं। अब देखिए ये x है, ये माइनस है, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर 0 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको ax + by + c बराबर 0 चाहिए। ax तो है हमारा, c भी है, लेकिन हमारा by नहीं है। क्या नहीं है दोस्त, by नहीं है। by को लिखना होगा तो b का मान क्या लेना होगा दोस्त, 0। क्या लेना होगा, 0। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x + 0 y + 5 बराबर 0। ये आपका दो चर वाले समीकरण हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ रहे हैं दोस्त आसानी से कि हम किस प्रकार कर रहे हैं। जो चीज़ नहीं उपलब्ध है उस चीज़ को 0 के साथ लिखना होगा। समझेंगे, एक बार और समझेंगे दोस्त, समझिएगा। अगर इसी को हम लिखना चाहते हैं y बराबर 2, लेकिन हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, आप देख सकते हैं जनरल फॉर्म ये है ax + by + c बराबर 0। अब यहाँ पर क्या नहीं है, x का फॉर्म नहीं है। किसका फॉर्म नहीं है, x का फॉर्म नहीं है। और आप इसको कैसे लिखेंगे, 0x + y, इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा जनरल फॉर्म। क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म। दो चर वाले समीकरण का जनरल फॉर्म। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आपके सामने आएगा दोस्त, अगर उसमें कोई एक चर नहीं है और उसको बोल रहा है कि नहीं आप उसको दो चर वाले बनाइए, तो इसी प्रकार बनाना है। जो चर उपलब्ध नहीं होगा उसके साथ 0 लगाकर लिख देना है। 0 क्यों? क्योंकि 0 उस चर के साथ गुणा होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 इस समीकरण में लिखें या नहीं लिखें बराबर होता है। ये इस प्रकार। अब आइए दोस्त प्रश्नावली जल्दी 4.1 करेंगे, समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। अब इसने थोड़ा हिंट भी दिया है दोस्त। क्या दिया है कि मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y है। इसने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है, आपको हिंट दे दिया है कि मान लीजिए कि नोटबुक का कीमत कितना x है और कलम की कीमत क्या है, y है। अब आइए प्रश्न के अनुसार करते हैं, समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार करेंगे। कह रहा है कि एक नोटबुक जो है उसकी कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। अगर हम लिखते हैं नोटबुक की कीमत, समझिएगा, नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुनी है किसके, कलम की कीमत से। किसके,
कलम की कीमत से। और हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्त नोटबुक क्या है, x है, नोटबुक की कीमत क्या है, x है, लिख देंगे बराबर। अब कलम की कीमत क्या है, y है, तो 2 इंटू वाई। समझिएगा दोस्त, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो क्या x माइनस 2y प्लस 0 बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, दो चर वाले समीकरण हो जाएंगे। कैसे, दो चर वाले समीकरण। समझिएगा दोस्त, हमने क्या किया कि क्वेश्चन में सब आपको दिया है, बस जो कह रहा है वो आपको करना है। कह रहा है कि नोटबुक का कीमत कलम की कीमत के 2 गुना है, और इसने हिंट में दे दिया है कि मान लीजिएगा कि नोटबुक जो है उसकी कीमत x है और कलम की कीमत y है। तो हमने क्या किया, बस एक लिखा, क्या लिखा कि जब जो प्रश्न बोल रहा वही लिखा, नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुणे कलम की कीमत। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में खुद कहा है कि नोटबुक की कीमत 2 गुनी है, किसकी 2 गुनी है दोस्त, कलम की कीमत से। तो हमने बस वही स्टेटमेंट उठाया और वही स्टेटमेंट इसमें हमने लिख दिया, और हमने x बैठा दिया, y बैठा दिया, और उसको एक जनरल फॉर्म में ला दिया। क्यों, क्योंकि हमको इससे ही तो पूछ रहा है कि 2 चर वाले समीकरण आप बनाएं, तो ये आपका 2 चर वाला क्या हो गया, समीकरण हो गया। चलिए दोस्त दूसरा क्वेश्चन चलेंगे, समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को x प्लस y के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ABC के मान बताइए। सिंपल है दोस्त, जो अभी तक आप करते आ रहे हैं वही बस करना है। आइए एक बार आपको रफ वाले प्लेस पर चलते हैं, वहाँ पर कर समझाते हैं, समझिएगा। समझेंगे दोस्त, एक सेकंड देखिए। हम आपको ये क्वेश्चन लगा के दिखा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, समझिएगा क्या कह रहा है। x है माइनस, ये x है माइनस है, y बटा में 5 है माइनस 10 है बराबर 0 है। इसको कैसे व्यक्त करना है, जनरल फॉर्म में दोस्त व्यक्त करना है। अब आइए चलते हैं, करते हैं, समझिएगा दोस्त। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोस्त जो यहाँ पर बटा 5 है और यहाँ पर लिखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। सबसे पहले हम 5 का एलसीएम ले लेंगे। हम समझाने के लिए बोल रहे हैं दोस्त, अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं, समझाने के लिए अभी बोल रहे हैं। 5 ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 5x, ये क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा 50, ये क्या हो जाएगा 0। अब इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा दोस्त, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका 2 चर वाले समीकरण बन गया। हम दोस्त 5 का एलसीएम क्यों लिए, क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्म है दोस्त वो कुछ इस प्रकार ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या है 0 है, इस प्रकार है। हम पहले क्या कोशिश करेंगे कि जो भी संख्याएं नीचे हर में हैं, यानी इसको हम हर कहते हैं, ये चीज़ क्या है हर है, ये क्या है अंश है, तो हर वाली संख्या को हमेशा हम कोशिश करेंगे किसी तरह उसको कट पीट कर हम एक नॉर्मल फॉर्म में लेकर आए, भिन्न में नहीं रहे संख्या। इस वजह से हमने इसको एलसीएम में लिया। किस में लिया, एलसीएम लिया, ताकि हमारी संख्याएं जो हैं एक पूर्ण रूप के रूप में आपको देखने को मिल जाए। और आप देख सकते हैं दोस्त, आपके कैलकुलेशन करने के पश्चात 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। अब आपको क्या कह रहा है दोस्त, इसमें आप a का मान निकालें, b का मान निकालें और c का मान। अब देखिए a मान क्या है 5 है, 5 लिख देंगे। यहाँ पर b का मान क्या है -1 है, -1 लिख देंगे। और c का मान क्या है -50 है, -50 लिख देंगे। बस यही प्रोसेस करना है दोस्त, और कुछ नहीं है इसमें, अब कुछ नहीं है। बाकी सब संख्याएं जो सिंपल है। अब देखिए पहला जिसे लिखना होगा दोस्तों, पहला को क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y, और ये इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा -9.3 के ऊपर 5 के ऊपर बार है, ये 0 हो जाएगा। a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा, c बराबर 9.3
5 के ऊपर बार हो जाएगा। बस आपको इसे ही करना है दोस्त, एक जनरल फॉर्म में लिख देना है। और जनरल फॉर्म में लिखने के बाद हमने आपको अभी पीछे बताया बहुत अच्छे तरीके से दोस्त, धीरे धीरे एकदम आसानी से किस प्रकार आप जनरल फॉर्म में लिखेंगे। और जनरल फॉर्म में लिखने के बाद आप ABC का मान क्या है इस प्रकार लिखेंगे। आप इसी प्रकार सभी क्वेश्चनों को कीजिएगा दोस्त, आराम से हो जाएंगे। चलिए दोस्त चलते हैं। अब आपने 4.1 पढ़ लिया, 4.2 पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे दोस्त 4.3, जहाँ पर रैखिक समीकरण का हल करना हम समझेंगे, किस प्रकार हम रैखिक समीकरण का हल करते हैं। चलते हैं दोस्त। चलिए दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत है। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर चलते हैं 1 मिनट का। एक बार लाइक कर लीजिए दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें। समझ में आ रहा है कहाँ समस्या है उसके बारे में आप कमेंट करना चाहते हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं दोस्त। चलिए आइए चलते हैं और अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बस ये एक पॉइंट पढ़ाएंगे दोस्त, 4.3 रैखिक समीकरण का हल किस प्रकार किया जाता है, उसके बाद सेशन को समाप्त कर देंगे। उसके बाद 2 पॉइंट और बचेंगे, जिसमें आपको 4.4 में आलेख पढ़ना है, यानी रैखिक जो समीकरण है दोस्त उसका हम आलेख कैसे बनाएंगे। आलेख का मतलब एक ड्राइंग में कैसे उसको ड्राइंग करेंगे, तो किस प्रकार वो ग्राफ बनाएंगे। और दूसरा है 4.5 जो आएगा दोस्त, उसमें है कि समानांतर रेखाएं x के और y अक्ष के कैसे खींचें, तो वो उस समय आएंगे तो उस समय हम बताएंगे दोस्त। अभी समझिएगा 4.3 यानी रैखिक समीकरण, किसी भी समीकरण को हल करना है तो कैसे करेंगे। देखिए उदाहरण 3 में क्या कह रहा है कि रैखिक जो समीकरण है ये दोस्त, इसके 4 अलग अलग हल ज्ञात करें। कितने दोस्त? 4 अलग अलग हल ज्ञात करें। समझते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। देखिएगा क्या है, x है प्लस है 2y है बराबर 6 है। अगर आपके सामने ऐसा कोई भी समीकरण आ जाए दोस्त, समझेंगे, कोई भी समीकरण आ जाए तो आपको 2 केस अपनाना है। कितने केस? 2 केस। पहला केस देखिएगा, केस फर्स्ट, समझेंगे दोस्त। केस फर्स्ट में क्या करना है आपको दोस्त, कि केस फर्स्ट में सबसे पहले x का मान 0 ले लेना है। कितना? 0 ले लेना है। क्योंकि दोस्त अगर आप समीकरण का हल निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले कोई एक चर संख्या का एक मान अपने तरीके से मानना पड़ेगा, तभी दूसरे चर संख्या का मान निकलेगा। आप कहेंगे कि 0 ही क्यों सर, कोई और भी संख्या मान सकते हो सकता है। हाँ हो सकता है दोस्त, कोई समस्या नहीं है। आप 2 3 4 5 6 7 ले सकते हैं अपने से, लेकिन 0 इसलिए ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। क्योंकि 0 ले लेंगे आप तो इसमें आपको आराम से x क्या हो जाएगा, x वाला जो कंपोनेंट है, x वाला जो बीजीय व्यंजक है वो 0 हो जाएगा और आपको प्राप्त y आसानी से हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर x का मान 0 नहीं लेंगे, कुछ और लेंगे, तो दोनों के दोनों कंपोनेंट अभी मौजूद रहेंगे। उस समय आसान नहीं होगा निकालना आपके लिए, किसी एक का मान निकालना आसान नहीं होगा। अगर आपको सिर्फ एक समीकरण दिया है और उसका हल करना है दोस्त, तब अब आपको कोई एक समीकरण को पहले 0 लेना पड़ेगा। और जब 2 समीकरण एक साथ दिए हैं, यानी ये जो x + 2y बराबर 6 दिया, इसके अलावा और दिए होंगे, तो उस केस में अगर आप x बराबर 0 नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। उस समय आप उन दोनों को आपस में सॉल्व करके निकालेंगे। आगे आएंगे क्वेश्चन दोस्त, उससे भी हम करेंगे। अपर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको करना है, समझेंगे दोस्त। जब कभी भी आपके सामने सिर्फ एक समीकरण आ जाए, रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले आपको केस फर्स्ट क्या अपनाना है। कोई भी x हो या y हो, सबसे पहला केस में x को 0 लेना है। अब आइए x को 0 लेते हैं तो लिखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, 0, 2y हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ये यहाँ से अगर हम y बराबर निकालना चाहते हैं तो क्या ये लिख सकते हैं, यानी ये लिख सकते हैं, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 3। यानी कि केस फर्स्ट में दोस्त हमारा क्या आया, x 0 आया और y कितना आया, 3 आया। अभी 2 हल मिले, बिल्कुल। अब आइए केस सेकंड चलते हैं।
केस सेकेंड। इसमें अब आपको क्या करना, अब इसमें y बराबर 0 ले लेना है। क्या ले लेना है दोस्त, y बराबर 0 ले लेना है, समझेगा। y बराबर 0 लेंगे तो ये x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6। x बराबर क्या हो जाएगा 6। यानी कि आप देखें दोस्त, केस सेकेंड में, ये जो केस सेकेंड है इसमें आपको x 6 मिल रहा है और y 0 मिल रहा है। बस यही दो केस आपको अपनाना है दोस्त। कोई भी समीकरण आ जाए आपके सामने, सबसे पहला केस क्या करना है, x बराबर 0 लेना है। x बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। 0 के साथ उसका y का मान निकाल लेना है। दूसरा केस में y बराबर 0 लेना है और x बराबर निकाल लेना है। और आपके सामने देखिए चार अलग, देखिएगा अलग अलग चार हल आपको प्राप्त हुए हैं, 1 2 3 4। बस यही है दोस्त, और कुछ नहीं है। अब इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप उनको लगाएंगे। यही प्रोसेस अपनाना है। दो केस अपनाना है। पहला केस में आपको x 0 लेना है और दूसरा केस में आपको y 0 लेना है, और दोनों से अपना नंबर निकाल लेना है। अब समझिएगा दोस्त, सिंपल वही है। प्रत्येक समीकरण को दो हल ज्ञात करें। वहाँ पर 4 बोला था, यहाँ पर 2 बोला था, वो भी कर लेंगे। आइए देखिएगा, पहला केस अपनाएंगे। फर्स्ट केस x बराबर 0 लेंगे। x बराबर जब 0 लेंगे तो 4 गुणे 0 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 12 हो जाएगा। ये आपका 0 हो जाएगा, 3y बराबर 12 हो जाएगा, और ये y बराबर लिखेंगे तो ये 12 बटा में 3 हो जाएगा और 4 मिल जाएगा, यानी y बराबर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर x बराबर 0 पहले से ही था, तो यानी कि 0 और 4, 0 और 4। समझ रहे होंगे दोस्त हमने किस प्रकार किया। सेम इसी प्रकार आप निकालिएगा, इसका भी निकालिएगा, आराम से निकल जाएगा। क्या करना है दोस्त, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला केस अपनाना है, x 0 कर देना है, y निकाल लेना है। दूसरा केस अगर 2 4 कह रहा है तो दूसरा केस में आएंगे, लेकिन सिर्फ कह रहा है कि 2 ही हल निकालना है, तो फिर आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 हल निकालना है तो सिर्फ x को 0 कर लीजिए, पहला केस अपनाइए, x को 0 कर लीजिए, y का मान निकाल लीजिए, 2 हल हो जाएगा। अगर वही 4 हल का बात करेगा तो केस 2 में जाइएगा, वहाँ पर y बराबर 0 कर दीजिएगा, x का मान निकाल लीजिएगा, 2 यहाँ से हल निकल जाएगा। समझ रहे हैं दोस्त क्या प्रोसेस चल रहे हैं एक समीकरण को हल करने के लिए। इसी प्रकार समीकरण को हल किया जाता है दोस्त, समझेंगे। और आपका आ गया लास्ट प्रश्नावली 4.2। अब इससे हल करेंगे और अपना सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। समझिएगा दोस्त क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। समझिएगा, कह रहा है कि y बराबर 3x + 5 है का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। निम्नलिखित समीकरण, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात करें। ये आप हमने इसको बताया दोस्त। बताइए कि निम्नलिखित, तीसरा देखेंगे, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन सा समीकरण इतना के हल और कौन है। ये भी हम आपको बताया। के मान ज्ञात किए जबकि x और y बराबर 1 और इतना का एक हल है। समझेंगे दोस्त, यहाँ पर समझेंगे। अभी हमने आपको बताया दोस्त, कोई भी समीकरण को हल करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले केस 1 अपनाना है, x 0 लेना और y निकाल लेना है। उसके बाद अगर फिर 4 कहेगा हल निकालने के लिए तो केस 2 अपनाना है, y 0 लेना है और x का मान निकाल लेना। 4 हल आपका हो जाएगा। आप इसमें ये 2 क्वेश्चन कर आइएगा। समीकरण में प्रत्येक का 4 हल निकालना है और हल कौन सा हल नहीं है ये आप कोशिश करेंगे दोस्त, और करेंगे 2 और 3 ये क्वेश्चन आप घर से कर लाएंगे। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्त, जो उसमें हम ये समझने वाले हैं, अगले सेशन में ये समझेंगे कि कोई भी समीकरण है तो उसके कितने हल हो सकते हैं। 1 हल, 2 हल, 3 हल, 4 हल, या अनंत हल, या फिर हल होखेंगे ही नहीं। इस बारे में हम
नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो आपको बताएंगे। इसमें 4.2 में आपको 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन ये आपको कर कर लाना है दोस्त। जब नहीं होगा तो आएंगे, हम बताएंगे और वहाँ से आप समझिएगा। तो चलिए दोस्त, यहीं पर अपना सेशन को समाप्त करते हैं। हम अगले सेशन में क्या पढ़ेंगे समझिएगा दोस्त। हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब ये समीकरण दिए हैं, अभी हमने आपको हल करना समझाया कि कोई भी समीकरण दिया है तो उसका कैसे हल करेंगे। एक समीकरण दिया है तो ध्यान में रखिएगा, एक समीकरण का बात हो रहा है, 2 समीकरण का नहीं बात हो रहा है दोस्त। एक ही सिर्फ समीकरण है। जब एक ही क्वेश्चन में 2 अलग अलग समीकरण रहेंगे तो उनका प्रोसेस अलग है हल करने के लिए। लेकिन जब आपके सामने सिर्फ एक समीकरण रहेगा दोस्त, तो हम किस प्रकार हल करेंगे आपने देखा। और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इन समीकरणों को दोस्त हल कितने हो सकते हैं, एक हल होगा या हल होखेंगे ही नहीं। हल होने का मतलब समझाएंगे दोस्त। अगर कोई भी समीकरण हल हो जा रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। अगर आपने इस समीकरण का हल करने के लिए 2 हल निकाला ना, आपने देखा ना, ये 4 आया और 0 आया, तो ये 0 और 4 हल हो गए। इन हल करने के पश्चात आपको 0 मिला, 4 मिला, इसका मतलब क्या है, इसको हल करना क्यों कह रहे हैं। 0 4 आया तो हम कैसे समझ रहे हैं कि ये इसका हल हो गया, ये हम आपको कल बताएंगे। और कितने हल हो सकते हैं, हल का मतलब समझाएंगे, और कितने हल हो सकते हैं, हल होखेंगे ही कि नहीं होखेंगे, या एक हल होखेगा या अनंत हल होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्त। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।